हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ए, आप सभी जानते हैं ये जो वीडियो है ना, जो बीपीएससी 71 फाइनल करना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। जो भी मेंस देंगे लगभग जो है दिसंबर में डेट को जो है फाइनल किया गया है। एस्टिमेट डेट अभी फाइनल नहीं हुआ ऑफिशियली 2025 में। उस समय मेंस का एग्जाम होगा 71। जो लोग भी अपेयर होंगे उनके लिए कोर्स लेके आया गया है, ठीक है? कोर्स के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस कोर्स के बारे में। यहाँ पे जो है ना लगभग 150 से 200 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पहला ये, दूसरा क्या है, इसमें पीवाईक्यू ना सिर्फ बीपीएससी का रहेगा, ना सिर्फ यूपीपीसीएस का रहेगा, बल्कि यूपीएससी का भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएँगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो यूपीएससी से मिलता-जुलता ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। आपने 70 इस बार जो हुआ है मेंस का, अपने सारे स्टूडेंट का रिव्यू को पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो जो है ना लगभग-लगभग जो मिलता-जुलता है यूपीएससी से है। तो वहाँ पर यूपीएससी के भी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप इन 150 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो आपको यकीन दिलाते हैं ना, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। और ये जो नोट्स है ना, अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे जब हम इसको आगे चलाएँगे, तो ये जो नोट्स है ना, टू द पॉइंट बात किया गया है, ठीक है? टू पॉइंट बात किया गया है। ना इधर की बात है, ना उधर की बात है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बातें करने से क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। पता चलता है कि वो 10 कोचिंग का मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, 10 मैगज़ीन को फ़ॉलो कर रहे हैं। नहीं करना है। आप एक से एक है ना मटेरियल पे फ़ोकस रहेंगे, लगभग 80 से 90%, 10% आप इधर-उधर कर सकते हैं। ओके? यहाँ पे जो है ना आप इस पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से कम 3 से 4 बार आप रीडिंग डाल लोगे। इसी पीडीएफ को 2 से 3 बार अगर आप लिख लोगे ना, आपका जो है ना तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके? चलिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, आप इस पे कॉल करेंगे आप, ठीक है? और ये जो नंबर है ना, चौबीसों घंटा क्या है, ओपन है, जब भी मन करे कॉल कीजिएगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग मटेरियल पे सीधा, ठीक है? लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से कि किन-किन को ये कोर्स लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी 70 का जो है ना, मेंस हुआ, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था? कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बस इतना ही लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है? तो ये देखिए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, बस टॉपिक दे दिया होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार हो जाता है। इसमें आप क्या करोगे? उसके प्रावधान के बारे में लिख दोगे, उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दोगे। ये जो अधिनियम है, ये ब्रिटिश सांसद के द्वारा पास किया गया था, ये भारतीयों के हित में नहीं था, ठीक है? भारत के सभी वर्गों को ये जो है ना संतुष्ट नहीं कर पाए थे। और ये जो अधिनियम है अ, तो असंतोष हुआ, उससे भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ और आज़ादी के लिए फिर यहाँ पे उनको जो है मनोबल मिला मिला, ठीक है? ये सब जो है ना बातों का ध्यान रखना है। हम लोग वही चीज़ सीखेंगे, किसी भी क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। जैसे कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये जो क्वेश्चन था ना, बहुत लोग पढ़ के नहीं गए थे इस बार, ठीक है? कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे मतलब 1861 को पूछेगा। सब लोग 1909 को याद करके गए थे, 19 19 को याद करके गए थे, ठीक है? 1935 को याद करके गए थे। ये सबको एक बार देख के सब गए थे, लेकिन इसको इग्नोर करके गए थे। कुछ लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। यह अधिनियम है जो, ठीक है? ब्रिटिश सांसद के द्वारा पास किया गया था। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, तो ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किया गया था, आप ये लिख दोगे, है ना? फिर इसके बाद इस अधिनियम के तहत भारत में जो विधायी परिषद, भारत में क्या हो गया? विधायी परिषद है ना, उसका गठन किया गया था। अब 8 मार्क्स का है। आप इसमें 3 से 4 पॉइंट भी या 5 पॉइंट भी लिख दोगे ना, तो आपको जो है ना 4 से साढ़े 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद था, गवर्नर जनरल का, उसमें भारतीयों को नामांकित सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। मतलब अब भारतीयों को भी कहाँ, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, उसमें शामिल किया जाएगा, ओके? या भारतीयों को कानून निर्माण में सीमित भागीदारी प्रदान करता है। मतलब अब भारतीय लोग भी जो है ना, कानून में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये सीमित था, फुल फ्लेज में नहीं था, सीमित था, ठीक है? उसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे की जो विधान परिषद था ना, उसकी शक्तियाँ को बहाल की गई थी। ठीक है? मद्रास और बॉम्बे का जो विधान परिषद की जो शक्तियाँ था, उसको क्या किया गया? बहाल किया गया।
ये जो ना मेन प्रावधान थे 1861 बस आपको इतना ही याद रखना है। जैसे कि अभी 1861 कर लिए, फिर हम लोग कुछ दिन के बाद 1909 को पढ़ लेंगे, 1919 को एक्ट को पढ़ लेंगे हम लोग, है ना? 1935 को देख लेंगे, 1947 को देख लेंगे। अगर आप इतना करके जाते हो, तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं और सबको एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अथाह बुक पड़ा हुआ है, आपके पास भी बुक मटेरियल पड़ा हुआ है मार्केट में, लेकिन हमें ना लिमिटेड रहना है। अगर मेंस क्लियर करना चाहते हैं ना, सोर्स को लिमिटेड रखिएगा। ठीक है? जो खास करके उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। उनको आइडिया नहीं होता है, वो 3-4 मटेरियल पे फ़ोकस करने लगते हैं। ऐसा क्या हो जाता है ना, एग्ज़ाम के समय जो है ना रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। उनका सब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, प्रेशर फ़ील होता है। वो पैनिक हो जाते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, फिर भी मैं लिख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सोर्स पे रिलाई नहीं किए थे। और ये जो हमारा कोर्स है ना, आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, नॉमिनल फ़ी रखा गया है। वो आप भी, कोई दूसरे लोग भी, ठीक है? क्योंकि की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, कामकाजी लोग हैं, सभी के लिए बराबर रखा गया है। ओके? चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस बार? रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? सभी ने पढ़ा होगा, पीटी में भी पढ़ते हैं हम लोग इसको, कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है, उसमें बिहार की क्या भूमिका है? सभी को हम लोग ना जितने भी क्वेश्चन हैं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देना देना है, ठीक है? बिहार से रिलेट करके, उससे जोड़कर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही? हो सके तो यही क्वेश्चन जो है ना, आपसे 38 मार्क्स में इस बार पूछ दे। तो सबके लिए तैयार रहेंगे हम लोग, ठीक है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ करवाया जाएगा वहाँ पे। अभी मैंने जो है ना 11 क्लास लिया है अभी तक, 11 पीडीएफ हमारी जो पेड ग्रुप है, उसमें शेयर किया कर दिया गया है। जो लोग जुड़े नहीं हैं, जुड़ सकते हैं। फी मात्र पता कितना है? 499 नॉमिनल फी रखा गया। अब हम लोग आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका जो है ना, बिहार की क्या भूमिका रही? सभी जानते हैं, यह जो है ना 1942 को हुआ। इसको जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, ठीक है? इसमें सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया, ओके? कुछ भी याद नहीं है, ये सब आप लिख सकते हो। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, टू द पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे ताकि आप रिविज़न कर सकें। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में और इसको लीड किसने किया था? महात्मा गांधी। तो पॉइंट यहाँ से मिल गया। आप इसी 2 पॉइंट को क्या करोगे? स्टेटमेंट या पैसेज बना के लिख दोगे, ठीक है? बस यही करना है। लास्ट में क्या करोगे? मैप बना दोगे। मैं आपको टेक्निक सिखाऊँगा, जो पेड ग्रुप है ना, उसमें मैं वीडियो को शेयर करूँगा। कैसे चीज़ों को अ, अपने आंसर को रचनात्मक रूप से लिखें, कम फैक्ट में भी। बिहार ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बिहार ने अहम भूमिका निभाई। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर तो बिहार से थे। देखिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप चर्चा कर देंगे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरे बिहार में इस आंदोलन को लेकर क्या था? उत्साह था, जोश भरा था कि अब जो है अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है? कितना पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट हो गया। फिर आप देखोगे पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर जैसे तमाम शहरों में या क्षेत्रों में यह आंदोलन जो है ना, सभी ने बढ़-चढ़ कर या आप कह लो प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। जब ये सब सब कुछ लिख दीजिएगा, सारा फैक्ट को, लास्ट में क्या करना है आपको? बिहार का मैप बना देना है, शॉर्ट में, ठीक है? बिहार का मैप बना देना है और यहाँ पर दिखा देना है आपको आरा, क्योंकि ये भी प्रमुख केंद्र है। गया का लोकेशन दिखा देना आपको, गया है यहाँ पे दिखा देना आरा। अगर आप इतना लिख के आ जाते हो ना, एग्ज़ामिनर जो है ना आपको 4 से 5 नंबर ऐसे ही दे देगा। क्लियर है? और ये जो है ना बेस्ट नंबर कहलाता है, ये अच्छा नंबर कहलाता है। फिर यहाँ पे युवाओं, छात्रों ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया? धरना, प्रदर्शन, सरकारी संस्थाओं पे हमले किए। तो बस इतना फैक्ट को आप याद रखिए, इसी फैक्ट को पैसेज में या पॉइंट के रूप में और मैप बना के दिखा दीजिए। क्योंकि आप ज़्यादा कुछ लिख ही नहीं पाइएगा, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। 3 से 4 पॉइंट को याद रखिए, उसको बस चीज़ों को वहाँ पर चेप देना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे संथाल अपराइजिंग मतलब संथाल विद्रोह के बारे में। देखिए, जेपीएससी का भी मेंस दीजिएगा ना, तो वहाँ पर भी संथाल विद्रोह बहुत पूछता है। यूपीपीसीएस का भी मेंस दीजिएगा ना, तो वहाँ पर भी जो है ना जो आदिवासी रिवोल्ट होता है बहुत पूछता है वहाँ पे, बिरसा मुंडा, संथाल और हमारे बिहार का तो फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से मतलब ट्राइबल को लेकर हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ट्राइबल को टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है? सारे कवर को क्या करेंगे, टॉपिक को गो थ्रू कर लिया जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए हम लोग का। संथाल विद्रोह, संथाल अपराइजिंग, ये विद्रोह कब हुआ?
1856 में हुआ। 1855 से 56 में हुआ। वाला फैक्ट फैक्ट को आप याद कर लेंगे। इसी फैक्ट को वहाँ पर लिख के आना है। और ये जो क्षेत्र था ना, झारखंड बिहार वाला क्षेत्र था। क्योंकि जब ये विद्रोह हो रहा था ना, तो झारखंड जो है ना, बिहार का पार्ट था। किसका पार्ट था? झारखंड बिहार का पार्ट था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे अपना भारत भारत का मैप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है? लास्ट में या अपने साइड में, और यहाँ पे दिखा दीजिएगा संथाल विद्रोह का क्षेत्र। ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र। इसमें आपको पता है, ये बना दीजिएगा तो 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ये फैक्ट लिख दीजिएगा, 4 नंबर, साढ़े 3 नंबर आपको मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया? साढ़े 4 के आस-पास मिल गया ना? बस यही नंबर आपको लेके आना है। ऐसे ही चीज़ आपको सिखाएँगे हम, कि हर चीज़ को कैसे डील करना है। संथाल आदिवासियों ने सिद्धू कान्हू मुर्मू नेतृत्व किया। मतलब जो विद्रोह हुआ ना, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू, 2 भाई और थे, चांद भैरव भी थे, 2 बहन भी थी, फूलो और झानो। ये सब फैक्ट को आप लिख दीजिएगा, ठीक है? इन्होंने नेतृत्व किया। तो हमने सिर्फ सिद्धू और कान्हू को क्यों लिया? ताकि आप याद रख सकें। अभी आपका प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें ये सब फैक्ट पूछ लेगा, ठीक है? तो जो लोग जुड़ रहे हैं ना, उनको प्रीलिम्स में भी हेल्प मिल जाएगा। और हमने एकदम इसको शॉर्ट नोट्स में तैयार किया है, कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को बार-बार पढ़ लीजिए, लिख दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिख दीजिए यहाँ पे, जमींदार, महाजन, ब्रिटिश अधिकारियों के जो शोषण के खिलाफ संघर्ष करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो देख लीजिए, हमने उद्देश्य लिख लिया, कौन नेतृत्व किया वो देख लिया, ये विद्रोह कौन-सा क्षेत्र में हुआ और कब हुआ उसको देख लिया। इतना फैक्ट लिख देंगे ना, मज़ा आ जाएगा। यह संगठित जो है ना, आदिवासी प्रतिरोध था। मतलब यह एक संगठित रूप से, है ना, विद्रोह किया गया था। संगठित करने का मतलब जितने भी संथाली लोग थे, सबको एकजुट किया गया। और दिक्कुओं को, दिक्कु पता नहीं किसको बोलते हैं? दिक्कु। जो आदिवासियों का शोषण करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उसको दिक्कु कहा जाता था। तो दिक्कुओं को भगाने के लिए इन्होंने संगठित हुआ। साथ ही बाद में अंग्रेज़ों ने क्रूरता से, देखिए अब अंग्रेज़ों के पास तो क्या था? अत्याधुनिक हथियार था, लेकिन हमारे आदिवासियों, भाई-बहन के पास नहीं था उस समय। हमारे फ्रीडम फाइटर के पास नहीं था। वो लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे। नहीं पाए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अदम्य साहस दिखाया, वीरता को दिखाया ना, वो आने वाले जितने भी विद्रोह थे ना, उसकी प्रेरणा बने, प्रेरणा। आप समझ रहे हैं ना? यही चीज़ को लिखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पटना कलम, बिहार का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अभी तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में आएँगे, तो उसका पूरा डायमेंशन को देख लेंगे। पटना कलम की क्या उपयोगिता है? पटला कलम से जो है ना, कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे? पटना कलम है ना, वर्तमान स्थिति क्या है? पटना कलम की शैली कैसी है? किन-किन क्षेत्रों में यूज़ होता है? बिहार के कौन क्षेत्रों में फेमस होता है? सारे एंगल को देखेंगे हम। अभी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आपको 70 में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डील कर दिया। पटना कलम चित्रकला, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके? तो अब आपको यहाँ पे 3-4 डायमेंशन लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि ये जो चित्रकला है ना, बोलिएगा पटना कलम चित्रकला क्या है? ये चित्रकला शैली है, और ये 18वीं-19वीं सदी में पटना में विकसित हुआ। कहाँ विकसित हुआ? पटना में विकसित हुआ। अब क्या करोगे? मैपिंग करके, हाँ, छोटा-सा बिहार का मैप बनाओगे यहाँ पे प्यारा-सा, यहाँ पे गंगा लिखोगे और पटना का एरिया दिखा दोगे, पटना। ठीक है? यहाँ पे पटना क्षेत्र, और यही जो है पटना कलम चित्रकला है, विकसित हुआ। ये इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या खराबी है इसमें? है। तो यही सब चीज़ आपको छोटा-छोटा चीज़ सिखाया जा रहा है यहाँ पे। फिर ये इसको जो है ना, पटना कलम को कंपनी शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंपनी शैली, पता है कंपनी शैली? क्योंकि पटना कलम चित्रकला है ना, इसका ये लोग ग्रीटिंग के रूप में यूज़ करते थे। कौन? ब्रिटिश लोग, ठीक है? ग्रीटिंग के रूप में यूज़ करते थे। इस चीज़ को कंपनी शैली भी कहा जाता है। यह शैली जो है ना, दैनिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, त्योहार और लोक परंपराओं को दर्शाता है। इसमें जितना भी फिगरिंग किया जाता था ना, जितना भी चित्रकला किया जाता था, वो दैनिक जीवन, जैसे कि मान लीजिए कोई लोहार है, कोई मछली बेचने वाली है, सब्जी बेचने वाली है, खेती करता हुआ किसान, आम लोगों का यहाँ पे चित्रकला दर्शाया जाता था। सामाजिक घटनाओं को, जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका मृत्यु हो गया, या ठीक है, सामाजिक जो परंपरा है, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे घटनाओं को दर्शाया जाता था। फेस्टिवल को यहाँ पर दर्शाया जाता है, होली, दिवाली, ठीक है, छठ, अपने बिहार का तो छठ फेमस है। ये सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाता था। लोक परंपरा की अगर बात करें यहाँ पे, तो जितने भी लोक परंपरा थे, ठीक है, उन उन चीज़ों को यहाँ पे रेखांकित किया जाता था इस चित्रकला में। तो बताइए, अगर इतना कुछ पता होगा ना, तो आप 4 से 5 पेज नहीं लिख दोगे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर पूछेगा तो, लिख दोगे ना? बस यही टेक्निक आपको सिखाएँगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, चित्रकला में प्राकृतिक रंग और बारीक ब्रश का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो चित्रकला है ना, इसमें
नेचुरल रंग का यूज़ करते थे। आज जो है ना पतले पतले ब्रश का, यहाँ पर तो कि हाथ के उँगली होता है ना, जो आप उँगली देख रहे हो, इसका यूज़ करते थे पेंटिंग में। और छोटे-छोटे ब्रश का, ब्रश जो है ना कैसे बनाते थे हम लोग, तो जो सूअर का बाल होता था, खरगोश के बाल, पंखों का यूज़ किया जाता था। और नेचुरल रंग की अगर बात करें तो गोबर से हम लोग रंग रंग बनाते थे उस समय, ठीक है? और आप देख लो, चावल का जो दाना होता है ना, तो पीस कर व्हाइट रंग बनाते थे। फूलों से हम लोग बैंगनी, काला रंग बनाते थे। तो कोयले का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ये प्राकृतिक रंग था। तो इस कला ने भारतीय संस्कृति को क्या रखा, जीवंत रूप से गिरा, ठीक है? और पटना कला में ना आप देखोगे बिहार की शैली और ब्रिटिश शैली, मुगल शैली, तीनों का जो है यहाँ पे क्या था, मिक्सचर था। ऐसे आप फ्लो चार्ट बना दोगे। तीनों का यहाँ पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में चुनौती क्या हो गया? तो पटना कला बनाने वाले जो चित्रकार थे ना, जो लुप्त हो गए। अब पटना कलम को कंज़र्व करने के लिए, ठीक है? जो टेक्निक चाहिए था वो है ही नहीं हमारे पास। मतलब इसका यूज़ ही नहीं रहा। तो हमें इसको बचाने को लेकर, तो जीवंत रखने को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। पटना कलम का चित्रकारी जो है ना, आप देखोगे जापान का जो ट्रेन है ना, उसके बाहरी आवरण पे रंगा गया है। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो। ओके? चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था इसमें कि मौर्यकालीन कला और उसका स्थापत्य के बारे में आपको लिखना था। तो मौर्य काल जो है ना, आपको पता है मौर्य काल का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका पीरियड क्या था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसी पीरियड में, है ना, कला और स्थापत्य का विकास हुआ। देखिए मौर्य कला में जो है ना, आप स्तूप के बारे में, ठीक है, स्तूप के बारे में लिखेंगे। आप स्तंभ के बारे में लिखेंगे। स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, और भी होता है कुछ, ठीक है। अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ, जैसे कि सारनाथ का उत्कृष्ट नमूना है, बेस्ट नमूना है। और ये सारनाथ जो है ना, जो सारनाथ का जो स्तंभ है, वो हमारा क्या है, नेशनल एम्बल है ना? नेशनल एम्बल, ये भी याद रखिएगा। जो ब्रावर की गुफाएँ हैं और अशोक के शिलालेख इस युग का स्थापत्य कला को दर्शाता है। स्थापत्य मतलब ब्रावर की गुफा जो बिहार के जहानाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा, ब्रावर की गुफा और अशोक के जो शिलालेख जो पत्थर पे लिखे गए हैं, ये सब जो है ना मौर्य कला में स्थापित किया गया था। ओके? और इस काल में धर्मचक्र और जो शेर था, सिंहों की मूर्तियाँ प्रसिद्ध थी। वही धर्मचक्र अशोक वाला है। आप देखिए, शेर का ऐसा फिगर बनाते हैं हम लोग। ऐसे करके आपको स्तंभ दिखा देना है। ये पशु की आकृति, ये उल्टा कमल, ये स्तंभ, ये सब जो है ना मौर्यकालीन स्थापत्य कला का क्या है? एक नमूना है। और यह कला बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक रही है। अगर इम्पोर्टेंस की अगर बात करेगा पूछेगा आपसे कि मौर्य कला का इम्पोर्टेंस क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायक हुआ था। क्यों? जो अशोक थे ना, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और जितना भी शिलालेख बनाया गया है, जितना भी स्तंभ बनाया गया, सबका जो स्थापना जो किया गया है ना, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। ठीक है? ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा जो मौर्य कला ना आज के दौर में इम्पोर्टेंस कैसे है? तो ये टूरिस्ट को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? टूरिस्ट को बढ़ाता है। टूरिस्ट आते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। लोकल इकोनॉमी है ना, वो बूस्ट करता है। फिर जो बिहार का जो प्रोफाइलिंग है वैश्विक स्तर पे वो निखारता है, भारत की प्रोफाइलिंग करता है, ओके? और जो हमारी जो कला है, वो आने वाले जो कलाकार हैं उनको प्रेरणा प्रदान करता है। आपने देखा कि बहुत सारे जो है ना प्राचीन स्ट्रक्चर आज भी इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर होते हैं, उनके लिए ना प्रेरणा का काम करता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंस में। चैलेंजिंग में क्या याद रखोगे? तो संरक्षण को लेकर जो हमें प्रयास करना चाहिए था, उसमें कमी नज़र आता है। जो नीतियाँ, जो योजनाएँ बनना चाहिए था, उसमें कमी नज़र आता है। तो हमारा इतिहास है, को लेकर जागरूकता की कमी है, उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते हैं, उसको जो बूस्ट करने की ज़रूरत है। ये सब चैलेंजिंग में आप लिख दीजिएगा। ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो क्षति हो रहा है। बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में हमारा क्षतिग्रस्त हो गया। अब जो है ना, ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। जनसत्ता न्यूज़पेपर हम कवर करवाते हैं डेली। आप हमारी वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से पेपर को बोरिंग नहीं होने दिया जाता है। आपको मज़ा आएगा सुन के। जो लोग जुड़े नहीं है ना, जुड़ सकते हैं, ठीक है? उसमें आज के टॉपिक में G7 था। ग्रुप 7 के बारे में टॉपिक दिया हुआ था और हमने वहाँ पे
बात किया था कि जी7 क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भारत में इसकी क्या भूमिका है, मतलब भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या जी7 के पास कुछ पावर है, स्पेशल पावर है? क्या जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? वर्तमान में क्या चैलेंजेज़ हैं जी7 को लेकर? और ये हर साल जो बैठक होती है, क्यों होता है? सारे डायमेंशन में हम लोग बात की थी सुबह के न्यूज़पेपर में। लेकिन जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसे पूछेगा, जी7 क्या है? या जी7 से आप क्या समझते हैं? इसकी स्थापना और आज के वैश्विक परिदृश्य में क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस। क्या आज जी7 की ज़रूरत है? उसकी प्रमुख उपलब्धियों और भारत के लिए इसकी महत्व पर चर्चा करें। आइए इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाट इज़ जी7? डिस्कस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, रिलेवेंस इन अ टुडे ग्लोबल सिनेरियो। आज के जो ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है इसका? क्यों आवश्यकता है जी7 का? मेजर अचीवमेंट, इसका क्या अचीवमेंट रहा है? और इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है? सारे डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाया गया ना, बिल्कुल आपके लिए बनाया गया। जी7 के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? और हाँ, एक बात तो बताई नहीं, मेंस में ना आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना होता है, इंट्रो को इंट्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपको लिखना पड़ता पड़ता है बॉडी पार्ट, क्या हमें पूछा जा रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर लास्ट में जो सजेशन दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तब। और उसके बाद कंक्लूजन लिख के अपने क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसी डायमेंशन को, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी आपने देखा ग्रुप ऑफ 7, जो जी7 है, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसमें विश्व के 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल है या 7 देश शामिल हैं। ओके? आपने इतना लिख देना है आपको इंट्रोडक्शन में। जी7 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, इसमें 7 विकसित देश हैं। और अगर आपको ज़्यादा याद आ रहा है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। अगर पूरा आपको याद नहीं ना आ पा रहा है 7 देश, तो आप लिख दोगे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, जब वैश्विक आर्थिक संकट समाधान के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है? और भी ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं, तो मैप बना दीजिएगा। मैप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को दिखा दीजिएगा। ओके? ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये रिलेवेंस क्यों है? क्यों आज जो है ना जी7 महत्वपूर्ण होता जा रहा है? ठीक है? तो ये जो है ना, आप देखो यहाँ पे, तो वैश्विक नीति निर्धारण में इसका योगदान होता है। क्योंकि इसमें डेवलप कंट्री है और वैश्विक नीति निर्धारण में जी7 का क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे ये लोग हर साल क्या करते हैं? बैठक करते हैं। तो बैठक करते हैं ना, तो इनको पता चलता है कि इस साल क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस उभर कर आ रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज, ये जो है ना चैलेंजिंग जॉब है, टास्क है। आतंकवाद, ये भी चैलेंजिंग है। स्वास्थ्य, जैसे कि आपने कोविड-19 देखा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये भी चैलेंजिंग है। तो इसका समाधान कैसे निकालें? इसी को लेकर हर साल बैठक होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये लोग जो सॉल्यूशन निकालेगा ना, उस किसके लिए फ़ायदा होगा? पूरे विश्व के लिए फ़ायदा होगा। पूरा विश्व इसको क्या करेगा? फ़ॉलो करेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे, यूक्रेन-रूस जो युद्ध है, कोविड-19 महामारी है और वैश्विक मंदी मंदी जैसे मुद्दे मुद्दे जो है ना, इस सेवन के साझा मंच पे जो है ना, चर्चा की जाती है कि कैसे जो है ना इन तमाम चीज़ों से निपटा जाए, कैसे इसको जो है युद्ध को रोका जाए। अभी इज़राइल-हमास आपने देखा, रशिया-यूक्रेन वार देखा आपने, ट्रेड वार देखा आपने। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा होते रहता है और समाधान की बात की जाती है। फिर ये लोकतांत्रिक मूल्यों और खुले वैश्विक व्यापार का पक्षधर है। ये लोग जो है ना, लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो डेमोक्रेसी जो वैल्यू है, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग डेमोक्रेटिक जो मूल्य है उसको स्थापित करें वैश्विक लेवल पे। साथ ही जो व्यापार है देशों के बीच में, वो किसको ओपन बनाएँ, सरल तरीके से जो है व्यापार हो सके, किसी को नुकसान ना हो, सब प्रॉफिट में रहे। तो इन तमाम मुद्दे पे बातचीत होता है। तो आप महत्व में या प्रासंगिकता के बारे में ये तमाम पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी उपलब्धि क्या है? मेजर अचीवमेंट। तो आपको बता दें, जब विश्व में महामारी जैसे कि एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इससे निपटने के लिए ना वैश्विक फंड का निर्माण किया था इन देशों ने। फिर आपने देखा कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं, उनके जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, इसको लेकर भी समझौता हुआ था। फिर बात करें यहाँ पे अ, ये जो है ना, जो विकासशील जो देश होते हैं, उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है,
क्लाइमेट चेंज जैसे जो समस्या है, उससे निपटने के लिए ये लोग कदम भी उठाते हैं। तो ये सब अचीवमेंट में है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, जो पेरिस क्लाइमेट है, का समर्थन करता है ये लोग और उसका फंडिंग का भी वादा किया है। आपने देखा ना, कितने डेवलप कंट्री है वो लोग 100 बिलियन डॉलर का क्या करेंगे? फंड देंगे, 100 बिलियन डॉलर का। तो जलवायु फंडिंग इसी को बोलते हैं। फिर यहाँ पे वैक्सीन वितरण, जो कोविड-19 जो समस्या बना हुआ था, ग्लोबल समस्या बना हुआ था, तो उसमें वैक्सीन वितरण की बात की गई थी और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने की बात की गई थी। फिर यहाँ पे रूस के विरुद्ध प्रतिबंध और यूक्रेन को सहायता। तो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को ये लोग सहायता दे रहा है और रूस के विरुद्ध जो है ना प्रतिबंध लगा रहा है। आपको बता दें G7 में जो है ना रूस भी पहले मेंबर हुआ करता था। 1998 में इसका मेंबर बना, लेकिन 2014 में इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने जो है ना यूक्रेन का जो क्रीमिया जो क्षेत्र है ना उस पे कब्जा कर लिया था। इसने रशिया को हटा दिया था। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, अगर आपको याद आता है तो आंसर में आप इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है? क्योंकि हमें लिमिटेड रहना है। पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। फिर डेटा सुरक्षा को लेकर, डिजिटल टैक्स को लेकर, साइबर नीति की इन्होंने पहल की है। ये सब अचीवमेंट में आप लिखोगे। फिर भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है G7? क्योंकि इस बार पता है ना, इस बार का कहाँ हो रहा है? कनाडा में हो रहा है। कनाडा में हो रहा है ना, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री वो भारत को इनवाइट किए हैं कि आप आइए G7 में। क्योंकि भारत जो है ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उनको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पे जो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? रणनीतिक सहयोग। अगर भारत जो है ना G7 के कई सदस्यों के साथ तकनीकी साझेदारी करता है, आप देखोगे तो रक्षा और तकनीक है ना, उसकी साझेदार करता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सचेंज करता है भारत, इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। मान लीजिए इन देशों के पास कुछ टेक्नोलॉजी होगा, तो भारत उस प्राप्त करना चाहेगा। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मतलब आर्थिक अवसर भी है, कैसे? निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, तकनीक जो है ना ट्रांसफर को लेकर सहयोग कर सकता है ये लोग, G7 कंट्री। और भारत जो है ना तमाम देशों के साथ अपने संबंध को क्या करता है? मजबूत करने की कोशिश करता है। ग्लोबल साउथ की आवाज़, क्योंकि भारत जो है ना, जो ग्लोबल साउथ है, लीडर के रूप में उभरा हुआ है। भारत उसकी आवाज़ के रूप में काम करता है, उसके स्पीकर के रूप में काम करता है, उसकी हितैषी के रूप में काम करता है। तो भारत इन रूप में विकासशील देशों का या ग्लोबल साउथ के मुद्दे को यहाँ पे सभी को अवगत करवा सकता है, उनके मुद्दे को उठा सकता है। इससे भारत के लिए क्या है इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे जो है ना G7 में भारत को इनवाइट किया गया है, तो इसका क्या मायने हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि भारत का जो वैश्विक जो प्रभाव है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? भारत जो है ना वैश्विक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए भारत को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। फिर जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में G7 के माध्यम से भारत जो है ना ग्रीन टेक्नोलॉजी और फंडिंग पा सकता है। ये भारत के अपना हित है, ये भारत के लिए इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग बात करेंगे कन्क्लूज़न है, निष्कर्ष में, ठीक है? क्या लिखेंगे हम लोग? हालाँकि G7 की अपनी सीमाएँ हैं, मतलब एक सीमित दायरा पे ही रह के काम करता है। इसमें चीन जैसे उभरते देशों को शामिल नहीं किया गया है। अब बताइए चाइना, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, लेकिन इसको शामिल ही नहीं किया गया है। भारत 4th लार्जेस्ट वाला कंट्री है, उसको शामिल ही नहीं किया गया है। यूरोपीय यूनियन जो डेवलप्ड कंट्री है, उसको इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। तो ये सीमाएँ के रूप में इसी के बारे में बात करेंगे कि हालाँकि G7 की अपनी सीमाएँ हैं, क्योंकि इसमें चीन जैसे उभरते देशों को शामिल नहीं किया गया, फिर भी वैश्विक निर्णय में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। किसका? G7 का। ग्लोबल जो डिसीज़न होता है ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अमेरिका है, भारत के लिए यह मंच जो है ना कूटनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और पर्यावरणीय लक्ष्यों के पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइए कितना अच्छा यहाँ पे कन्क्लूज़न लिखा हुआ था, इतना लिख के आ जाइए और हो सके तो आप यहाँ पे मैप बना दीजिएगा यूरोपियन वाला। ये भारत का हो गया, एशिया हो गया, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे अफ्रीका कंट्री के बारे दिखा दीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ऐसे करके आप ग्लोबल मैप बना दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है? तो आपको जो है ना बेहतर नंबर मिलेंगे। थोड़ा-सा चैलेंजेस देख लेते हैं कि G7 के पास चुनौती क्या है? हालाँकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, हम हर एस्पेक्ट से यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। G7 के सामने क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। यहाँ पे प्रतिनिधि की कमी है। आप देख रहे हो ना G7 में मात्र 7 मेंबर हैं।
जबकि यहाँ पे भारत है ही नहीं, चाइना है ही नहीं है। जैसे यहाँ पे चीन, भारत जैसे उभरते देश को शामिल नहीं किया गया। ये भी क्या है, चैलेंजिंग है, इसको शामिल करना चाहिए। वैचारिक मतभेद, आप देखोगे ना, जो मेंबर कंट्री हैं, उनके बीच में भी सहमति नहीं बन पाता है, एकजुटता नहीं देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे वैश्विक दक्षिण से दूरी, तो ग्लोबल साउथ है ना, जैसे विकासशील देश को इसमें शामिल ही नहीं करता है। उसकी समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता ये लोग। डेवलप कंट्री ना बोलता है कि भारत, चाइना जैसे यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री वालों को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं देता ये लोग। प्रभावशीलता में कमी है की अगर बात करें, तो कई निर्णय केवल ना घोषणाएँ तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, ये लोग मीटिंग करता है और ये लोग जो है ना डिसीजन लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। यहाँ पे प्रभावशीलता को लेकर कमी देखने को मिलता है। रूस और चीन का विरोध, इस सेवन की जो नीतियाँ है ना, कभी-कभी टकराव को बढ़ावा देती है। कभी-कभी ऐसी नीतियाँ बना के लेके आता है ये लोग कि रसिया और चीन के बीच में टकराव आ जाता है। फिर जलवायु फंडिंग को लेकर वादा तो किया है कि हम बहुत फंडिंग करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें फंडिंग आया ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता नज़र आया ही नहीं है। इसको कंप्लीट किया ही नहीं गया है। तो चैलेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ को मैंने पूरा किया, ओके। अब आइए यहाँ पे कोर्स के बारे में। छोटा-सा कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है? इसमें जो है ना करंट अफेयर जितने स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन टॉपिक जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ज्योग्राफी, तमाम जितने सब्जेक्ट है सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा और टू द पॉइंट, आपने देखा ना पीडीएफ को, टू द पॉइंट आपको बना के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कोर्स जो खरीदते हैं या उससे जुड़ते हैं, तो किन वर्गों को फ़ायदा होगा? पहला उनके लिए जो वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? उनको फ़ायदा होगा, कैसे? क्योंकि वो लोग व एग्ज़ाम तो क्वालीफाई कर जाते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। लेकिन जब मेंस में देने की बारी आती है ना, तो लगभग लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। वो लोग डरते हैं कि मेरा मेंस नहीं हो पाएगा, तो उनको ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा किसको हेल्प करेगा? जो कि वर्किंग प्रोफेशनल में हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके पास समय का बहुत अभाव होता है। तो लिमिटेड समय में अपने सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है? और जो लोग बार-बार कई बार मेंस में एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, लेकिन वो फाइनल अभी तक नहीं बना पाए अपने मेरिट को, या फाइनल पीडीएफ में नहीं आ पाए, तो उनके लिए हेल्प होगा कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है। आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा चीज़, ठीक है? तो अगर आप जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ देखने को या इसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है? चलिए अपना नंबर को फिर से बता देते हैं यहाँ पे 9430357042 नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको जुड़ना है तो। धन्यवाद।